गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस की क्लास में हम डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि डेविड स्टर्न राजनीतिक व्यवस्था में मांग को कच्चे पदार्थ के रूप में देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों को वे उत्पादन के रूप में स्पष्ट करते हैं और समर्थन की व्याख्या वे व्यवस्था की कार्य रूपी ऊर्जा अथवा अभिमुखता के रूप में करते हैं, जो कि किसी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा मांगों को प्राधिकारी निर्णय व नीतियों में परिवर्तित करने योग्य एक राजनीतिक व्यवस्था को बनाती है। मांगे किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो सकती है, जैसे जनता से, राजनीतिज्ञों से, प्रशासक वर्ग से। यह सरकार के स्वरूप पर निर्भर करता है। समर्थन की भी सीमा अलग अलग हो सकती है। यह राजनीतिक व्यवस्था से जनता की अपेक्षा पर निर्भर करता है। समर्थन की विभिन्नता राजनीतिक प्राधिकरण, शासन व्यवस्था और राजनीतिक समुदाय की नियति को प्रभावित करती है। राजनीतिक प्राधिकरण में प्रायः सरकारें आती है। शासन व्यवस्था में हम लोकतांत्रिक, सत्तावादी, अधिनायकवादी, एक दलीय, बहुदलीय आदि शासन व्यवस्था को शामिल कर सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में निर्गत विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे समाज के सदस्य बाध्यकारी रूप से स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के दो महत्वपूर्ण चरणों, निवेश जिसमें मांगे यानी डिमांड, समर्थन और सपोर्ट, तथा आउटपुट यानी निर्गत, निवेश को हम इनपुट कहेंगे, और आउटपुट निर्गत जिसमें हमने निर्णयों और नीतियों को शामिल किया। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के नेक्स्ट दो चरणों पर, जिसमें पर्यावरण और पुनर्निवेशन यानी फीडबैक शामिल है, इन पर चर्चा करेंगे। स्टर्न के अनुसार पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि समाज व राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। इनके बीच होने वाली अंतःक्रियाएं, जिनके माध्यम से राजनीतिक पर्यावरण व परिवेश की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवस्था अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था की अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जो अंतःक्रिया होती है, उसके द्वारा एक राजनीतिक पर्यावरण या राजनीतिक परिवेश की उत्पत्ति होती है। राजनीतिक पर्यावरण में हम निम्न मुख्य तत्वों को शामिल कर सकते हैं, या निम्न मुख्य तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। पहला है राजनीतिक दलों की भूमिका, दूसरा राजनीतिक संगठनों की भूमिका, तीसरी गैर राजनीतिक संगठनों की भूमिका, और चौथी दबाव समूह की भूमिका। ये सभी तत्व मिलकर, ये सभी घटक मिलकर एक राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और इसमें अगले बिंदु के रूप में हम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में होने वाली घटनाओं को भी शामिल करते हैं। संपूर्ण सामाजिक परिवेश से राजनीतिक परिवेश की
अवस्था उस समय आती है जब समाज में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है। समाज व विभिन्न संगठनों, संघों और गुटों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वही राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण है। राजनीतिक व्यवस्था के साथ समाज की और समाज की अन्य व्यवस्थाओं की अंतःक्रिया निरंतर जारी रहती है। राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय सामाजिक परिवेश को प्रभावित करते हैं और सामाजिक परिवेश की अंतःक्रिया राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों को प्रभावित करती है। यानी वे राजनीतिक व्यवस्था को कच्चे माल के रूप में निवेश प्रदान करती है और समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच यह अंतःक्रिया निरंतर चलती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था समाज की सभी व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, उनको नियमित और नियंत्रित करती है। उसी तरह समाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, ये सभी व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप और उसके कार्यों को गहराई के साथ प्रभावित करती है। व्यवस्था सिद्धांत का अगला घटक या अगला चरण पुनर्निवेशन है, यानी फीडबैक। स्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व बना रहता है। जिस दिन ये प्रक्रिया टूट जाती है, राजनीतिक व्यवस्था भी विखंडित होने के कगार पर पहुंच जाती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। आउटपुट से कार्यों का उद्देश्य समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, किंतु समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता के इस संबंध में जनता की में क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है वही पुनर्निवेशन कहलाता है। यानी सरकार की नीतियों और निर्णयों पर समाज की भूमि प्रतिक्रिया, पर्यावरण की प्रतिक्रिया, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति किस रूप में और कहां तक हो पाई है, इसकी जानकारी और समाज और परिवेश राजनीतिक व्यवस्था से किस प्रकार की आकांक्षाएं रखता है, ये सारी बातें फीडबैक के रूप में या पुनर्निवेश के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में आती है। इसे ही हम पुनर्निवेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह व्यवस्था के आउटपुट कार्यों के बाद में पुनः इनपुट के रूप में नई मांग और समर्थन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था के सामने अपनी प्रस्तुति देती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था ने कोई नीति या निर्णय किया, उस पर समाज की प्रतिक्रिया हुई, समाज ने किस रूप में उसको स्वीकार किया और समाज की या परिवेश की क्या आकांक्षाएं हैं,
बनी हुई नीतियों या सरकार के द्वारा जो आउटपुट हुआ, उस आउटपुट से जनता कितनी संतुष्ट है और कितनी असंतुष्ट है, तो वह राजनीतिक व्यवस्था से क्या मांग कर रही है या राजनीतिक व्यवस्था से क्या उम्मीद कर रही है। ये मांग, यह प्रतिक्रिया, यह उम्मीद पुनः संपूर्ण परिवेश से होते हुए राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती है। किस रूप में? निवेश के रूप में, इनपुट के रूप में। और इस निवेश पर पुनः राजनीतिक व्यवस्था कार्य करके आउटपुट राजनीतिक परिवेश को देती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए इनपुट और आउटपुट के लिए अंतःक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य फीडबैक का होता है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रतिक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र चलता रहता है और राजनीतिक व्यवस्था निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। हमने देखा कि डेविड स्टर्न के इस निवेश निर्गत सिद्धांत के 4 चर है। निवेश यानी इनपुट, निर्गत यानी आउटपुट, राजनीतिक पर्यावरण और परिवेश, और पुनर्निवेशन। और ये सभी चर मिलकर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हमने देखा कि निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डेविड स्टर्न निवेश के 4 प्रकार बतलाते हैं, यानी 4 तरह की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं। पहला है वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांग के रूप में, जैसे वेतन और काम करने की स्थिति के संबंध में, शैक्षिक अवसरों की मांग के रूप में, आवास, विश्राम की सुविधाएं और आधारभूत संरचना की मांग के रूप में निवेश राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं। निवेश का दूसरा रूप डेविड स्टर्न आचरण के नियमन की मांग के रूप में बतलाते हैं, जैसे कानून निर्माण, जन सुरक्षा अधिनियम, स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी नियमन। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि जो कोविड की परिस्थितियां चल रही है या ये महामारी चल रही है, उसमें समाज की सरकार से अपेक्षा रहती है कि इस कोविड को नियंत्रित करने के संबंध में सरकार कानून बनाए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे, जनता की सुरक्षा को महत्व दे, जनता की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे और जनता के व्यवहार को नियमित करने हेतु कानून बनाए। निवेश का तीसरा रूप है राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग। क्या राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांगों के रूप में भी निवेश राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, कार्यभार संभालने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार,
राजनीतिक संघ निर्माण की प्रक्रिया आदि जो मांगे हैं वह राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के रूप में प्रवेश करती है और निवेश का रूप धारण करती है। डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था में निवेश का चौथा रूप बताया है संचार व सूचना की मांग। इसमें नीतियों के संबंध में जानकारी आदि को शामिल किया जा सकता है। इसी तरह डेविड स्टर्न ने समर्थन के भी 4 प्रकार बतलाए हैं। पहला है भौतिक समर्थन। भौतिक समर्थन को हम करों की अदायगी के रूप में और सामाजिक सेवाओं आदि के रूप में देख सकते हैं, जो समाज राजनीतिक व्यवस्था को सपोर्ट करने हेतु करता है। दूसरा है नियम व नीतियों का पालन। सरकारी कानूनों, नियम कायदों का पालन करके भी समाज राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। तीसरा है सहभागी समर्थन, जिसमें मतदान के द्वारा राजनीतिक विचार विमर्श के द्वारा राजनीति में सहभागिता के द्वारा समाज समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को करता है। और चौथा है सरकारी सूचनाओं पर ध्यान देने के माध्यम से भी समाज के द्वारा सरकार को समर्थन प्रदान किया जाता है। तो ये डेविड स्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत, जिसे हम निवेश निर्गत सिद्धांत के रूप में जानते हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण चरों के माध्यम से डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। डेविड स्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत या निवेश निर्गत सिद्धांत के कुछ गुणों पर हम विचार करते हैं। इसकी जब हम समीक्षा करते हैं तो हम इसमें कुछ विशेषताएं, कुछ गुण को पाते हैं। इस सिद्धांत का पहला गुण है कि स्टर्न ने विश्लेषण से सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन इस व्यवस्था सिद्धांत के द्वारा किया। डेविड स्टर्न ने सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना के लिए यह व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना किया जाना संभव हो गया। दूसरा इसका गुण है कि डेविड स्टर्न का यह व्यवस्था विश्लेषण या राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों और उसकी गतिशीलता का भी अध्ययन करता है। समाज की मांगों के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्थाएं यानी निवेश के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने स्वरूप में परिवर्तन करती है और आउटपुट देती है। बदलती हुई राजनीतिक मांगों के अनुरूप राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी संरचना, अपने कार्यों में परिवर्तन करती है, जो उसकी गतिशीलता को दर्शाता है। डेविड स्टर्न के इस निवेश निर्गत सिद्धांत का अगला गुण यह भी हम कह सकते हैं कि डेविड स्टर्न ने फीडबैक के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था और पर्यावरण में यथार्थवादी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। यानी डेविड स्टर्न का यह राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत फीडबैक के माध्यम से सरकार और पर्यावरण के संबंधों को गहराई के साथ विश्लेषित करता है। फीडबैक राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चर है और इसी के माध्यम से सरकार और परिवेश में एक अंतर संबंध बना रहता है। सरकार और परिवेश एक दूसरे को फीडबैक के माध्यम से ही प्रभावित
और परिवर्तित करते हैं। डेविड ईस्टन के इस व्यवस्था सिद्धांत के गुणों के बारे में रॉबर्ट सी बॉर्न के अनुसार, या रॉबर्ट सी बॉर्न कहते हैं कि यह तुलनात्मक विश्लेषण की श्रेष्ठतम प्रविधि है, क्योंकि यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अवलोकन पर केंद्रित है और अंतर्वेशी प्रत्यय और प्रवर्ग तुलना में सुविधा ला देती है। इन गुणों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि डेविड ईस्टन का जो ये व्यवस्था सिद्धांत है यह पूरी तरह परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी या इसमें कोई अवगुण नहीं है। हालांकि हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने, उनके कार्यों, उनकी क्षमताओं व उनके स्थायित्व को समझने में डेविड ईस्टन का यह व्यवस्था सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किंतु दूसरी ओर इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं है। कई विद्वान इसकी आलोचना अनेक तरह से करते हैं। पहली आलोचना इस प्रकार की जा सकती है कि डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत अमूर्त है। यह पूरी तरह अमूर्त है और आनुभाविक अध्ययन से परे है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की कोई का मूर्त प्रतिमान हम नहीं देखते हैं। ये केवल अमूर्त वैचारिक स्तर पर एक व्यवस्था की परिकल्पना करता है। यह इसकी सबसे बड़ी कमी गिनाई जा सकती है। दूसरा है, ईस्टन का यह सिद्धांत वर्तमान राज्यों की जटिलताओं को नहीं समझ पाता। राजनीतिक क्रियाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं निरंतर जटिल होती जा रही है और डेविड ईस्टन का यह व्यवस्था सिद्धांत अत्यंत सरल रूप में राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास करता है, जो कि अपूर्ण है। डेविड ईस्टन के इस सिद्धांत की एक कमी यह भी गिनाई जा सकती है कि यह सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि राजनीतिक व्यवस्था अपने को कैसे बनाए रख सकती है। ईस्टन ने केवल अपने विश्लेषण में उन्हीं लोगों को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया है जिनके हाथों में शक्ति केंद्रित होती है। यानी डेविड ईस्टन का यह व्यवस्था सिद्धांत केवल पॉलिटिकल एलिट वर्ग का अध्ययन करता है, इसमें आम जनता का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ईस्टन का यह कहना सही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में राजनीतिक व्यवस्था विघटित हो जाएगी, किंतु परिस्थितियों में परिवर्तन किए जाएं। कैसे परिवर्तन किए जाएं कि व्यवस्था विघटन से बच जाए? ईस्टन इस बात का विश्लेषण नहीं करता। इस तरह हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत अनेक खामियों के बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसने राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन का एक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति हमारे सामने प्रस्तुत की, जिसमें सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। डेविड ईस्टन का यह राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया उपागम या नई अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए